हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट के बारे में। ये तीसरा वीडियो है। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम ऐसे ही वीडियो और भी लाते रहें। उनमें से कुछ लोगों का नाम मैं आज बोल रहा हूँ। फ्रोजन गेमर, थैंक यू सो मच। सूर्या मिश्रा, थैंक यू सो मच। पूजा पटेल, थैंक यू। अमित शर्मा, थैंक यू। अमित कोहली, थैंक यू। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आपको करना क्या है, जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में बताना है कि वो सेट है कि नहीं है, और है तो क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कि सेट होता कब है, कोई भी कलेक्शन सेट कब होता है। तो जो जब कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है और साथ में डिस्टिंक्ट होता है, उसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उस कलेक्शन को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। तो हमें बस यही दो प्रॉपर्टी बतानी है कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है या नहीं है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होगा, तो कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला जो क्वेश्चन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपको पता होगा कि मंथ्स कितने होते हैं 1 ईयर में, तो 12 मंथ होते हैं। कौन कौन से मंथ होते हैं वो भी पता होगा, नहीं पता तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, अब आपको ढूंढना है जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ। तो पहला है जनवरी, दूसरा है जून और तीसरा है जुलाई। आई थिंक और तो कोई ऐसा मंथ नहीं है जो जे से स्टार्ट होता है। तो आपका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा। तो इनका कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि इनके अलावा और भी कोई मंथ नहीं होता। सभी लोग यही बताएंगे, हर एक के लिए यही चीज़ क्या होता है, यही मंथ आने वाला है। ठीक, और सभी मंथ क्या हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। पहला क्या है, जनवरी है, दूसरा जून है और तीसरा जुलाई है, तो ये डिस्टिंक्ट मंथ हैं। इसका मतलब ये जो कलेक्शन हुआ वो क्या क्या का प्रॉपर्टी रख रहा है, वेल डिफाइंड की भी प्रॉपर्टी रख रहा है और डिस्टिंक्ट की भी प्रॉपर्टी रख रहा है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन हुआ वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने के नाते सेट का एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पे ये जो सेट लिखा हुआ है वो कौन से फॉर्म में लिखा हुआ, कर्ली ब्रैकेट में कॉमास के साथ हमने एलिमेंट्स को लिख दिया। तो ये क्या है, सेट का एग्जाम्पल है, मतलब ये सेट है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के बताने हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए, अगर उनको राइटर्स का नाम पता है, तो सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के नाम बताएंगे। किसी का भी मैच नहीं करेगा, या फिर मैच करेगा भी तो 2-3 मैच करेगा, 4-5 मैच करेगा, सारा का सारा मैच नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन हुआ वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा बट वेल डिफाइंड नहीं होगा। इस वजह से ये क्या है, सेट का एग्जाम्पल नहीं है। दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन दैट कंडीशन इन दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको एक टीम बनानी है, और कैसी टीम बनानी है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की वर्ल्ड से लेकर। तो अगर आपसे पूछा जाए या फिर दो लोगों से पूछा जाए कि आप दो टीम बनाओ और दोनों टीमों में आप अपने बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन रख सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो टीम होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे आप अभी कई लोग ड्रीम 11 पे क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं, तो सबका सेम नहीं होता है। ठीक, इसी वजह से क्या होता है, वो भी क्या होता है, वो जो वहाँ पे ड्रीम 11 पे जो गेम टीम बनाते हैं वो सेम नहीं होता है, मतलब वहाँ पे भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जो क्रिकेट बैट्समैन का बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। सो इस कारण से ये जो टीम बना वो क्या है, कलेक्शन नहीं हुआ, या जो कलेक्शन है वो क्या है, सेट नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास।
अब ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, आपकी क्लास पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो मान लीजिए आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं 45, ठीक। अब 45 में आप खुद बता सकते हो कि बॉयज़ स्टूडेंट कितने हैं। तो मान लीजिए 30 बॉयज़ स्टूडेंट हैं और गर्ल्स स्टूडेंट कितनी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 15 हैं। तो आप बता पा रहे हैं कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो ये कलेक्शन क्या हुआ, डिस्टिंक्ट भी हुआ और वेल डिफाइंड भी हुआ। इसका मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताना है, तो नेचुरल नंबर आपको पता होगा कि क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। बट हमको करना क्या है, लेस देन 100 लिखना है। मतलब कहाँ तक लिख सकते हैं हम, 99 तक लिख सकते हैं। तो ये जो कलेक्शन हुआ वो वेल डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि किसी से भी पूछा जाएगा सबका आंसर सेम आएगा। ऑलराइट, और ये जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं या फिर एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3, ये सब के सब क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो ये प्रॉपर्टी दोनों रख रहा है, वेल डिफाइंड की भी प्रॉपर्टी और डिस्टिंक्ट होने की भी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है वो सेट है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स के बारे में बात कर रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स कितने हो सकते हैं, 10 या 15 होंगे, ठीक है। और ये क्या है, सारा का सारा अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन हुआ किसका, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का कलेक्शन, वो क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ये क्या है, सेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर क्या होता है, पता है होगा आपको क्या क्या होता है। चलिए z इक्वल्स टू, इवन इंटीजर की बात हो रही है तो हमको लिखना पड़ेगा 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6 एंड सो ऑन। यही क्या है, इवन इंटीजर है। मतलब 0 भी 2 से डिविजिबल होता है, +2 भी 2 से डिविजिबल होता है, -2 भी 2 से डिविजिबल होता है। मतलब 2/2 और -2/2 दोनों क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या क्या आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा। सिमिलरली +-4 +-6 +-8 ये सब के सब क्या होंगे, इवन इंटीजर्स होंगे। तो ये जो कलेक्शन हुआ वो कैसा कलेक्शन हुआ, वेल डिफाइंड भी हो गया और डिस्टिंक्ट भी हो गया, हर एक एलिमेंट अलग अलग है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज ए सेट, इज ए सेट। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में आप कोई सी भी बुक ले लो, तो उस बुक पर्टिकुलर बुक की बात की जाए तो उस पर्टिकुलर बुक में, इस चैप्टर में जो सेट वाला चैप्टर होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे तो काउंट करके बताया जा सकता है। तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, ये जो कलेक्शन होगा वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ये भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, सेट का। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। क्यों, क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है ये देखते हैं। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट तो होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल किसी के लिए डॉग हो सकता है, तो किसी के लिए कैट हो सकता है, किसी के लिए लायन हो सकता है, तो किसी के लिए कोई और जानवर क्या हो सकता है, उसके लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक। अब किसी को कैट से डर लग रहा है तो उसके लिए कैट ही क्या है, डेंजरस एनिमल है। अब किसी को रैट से डर लगता है तो उसके लिए रैट क्या हो जाएगा, डेंजरस एनिमल हो जाएगा। किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को लायन से डर लगता है। तो हर एक के लिए क्या है, अलग अलग एनिमल्स आ सकते हैं या फिर उनको अलग अलग एनिमल्स के साथ डर लग सकता है। तो सबके लिए क्या है, अलग अलग एनिमल्स आर द डेंजरस एनिमल। तो ये कलेक्शन क्या हुआ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। डिस्टिंक्ट यहाँ पे भी हो सकता है कि क्या पता किसी को डॉग से डर लग रहा हो, किसी को रैट से डर लग रहा हो, तो डॉग रैट अलग अलग है। तो डिस्टिंक्ट तो हो सकता है बट क्या है, वेल डिफाइंड नहीं होगा। सो दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। आई होप समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट करके
अब दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया हुआ जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स का नाम है 1 2 3 4 5 एंड 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। अब मैंने आपको बताया था इस सिंबल का मतलब क्या होता है और इस सिंबल का मतलब होता है, इन सिंबल्स को इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो करना क्या आपको, मैं आपसे को फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट, यहाँ पे 5 एलिमेंट या 6 एलिमेंट जितने भी लिखे हुए हैं, तो अगर इन 6 एलिमेंट में से कोई सा भी एलिमेंट उठा लिया जाए, जैसे मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ, तो अब ये 2 इस सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ये क्या रिप्रेजेंट करवाता है, ये रिप्रेजेंट करवाता है कि कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर है, पार्ट है। तो 2 इज द मेंबर ऑफ ए, तो इस मेंबर होने के सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बिलोंग्स टू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 7 बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा जाए डस नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, ये जो इतनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ बिलोंग्स टू एंड डस नॉट बिलोंग टू। तो चलिए फिल करते हैं। अब बताइए 5 एलिमेंट है ए का, तो हाँ ऑब्वियसली है क्योंकि 5 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, बिलोंग्स टू फिल कर देंगे। 8 एलिमेंट है सेट ए का, तो 8 यहाँ पे आपको कहीं दिख नहीं रहा है, जिसका मतलब क्या है 8 डस नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे फिर से 0 नहीं दिख रहा। 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 4 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। 2 बिलोंग्स टू ए बिकॉज 2 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है 10 बिलोंग्स टू ए, 10 डस नॉट बिलोंग टू ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 10 यहाँ पे नहीं है, तो 10 है ही नहीं, तो डस नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था किसी भी सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, प्रॉपर्टीज रीड करनी है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है और उनको एक्सप्रेस कर देना है टर्म्स में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या मिला कि x क्या है, इंटीजर है, एंड x लाइज बिटवीन -3 एंड 7 एंड 3 -3 इज इंक्लूडेड। ये क्या रिप्रेजेंट करवाता है कि x जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, तो -3 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या क्या नंबर आएगा, तो वो नंबर आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं बना हुआ है, और जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि -3 में इक्वलिटी का साइन बना हुआ है, इसलिए -3 को इंक्लूड किया गया है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और बाहर एक सेट का नाम दे दीजिए ए, जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बात करें नेचुरल नंबर की, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, एक तो x नेचुरल नंबर है और दूसरा वो 6 से छोटा है। तो क्या आंसर होगा, नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बट लिखना क्या है, नेचुरल नंबर तो हो गया, ठीक है। अब इन नेचुरल नंबर में से हमको सेट के वही एलिमेंट लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो पहला कंडीशन तो हो गया, ये नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, 6 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो सेट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। बस 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि क्लियरली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 से छोटा होना चाहिए, लेस देन छोटा होना चाहिए। ऑलराइट, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें एक सेट है C
जिसका मतलब है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है और उन 2 डिजिट के नेचुरल नंबर को ऐसे लेना है कि उनका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना है, 8 है। समझ आया? तो चलिए देखते हैं वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं या फिर वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो 17 पहला 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा, जिनको 1 + 7 करेंगे मतलब उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नेचुरल नंबर भी है और इनके डिजिट को जब ऐड किया जा रहा है तो 8 आ रहा है। तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा या फिर पहला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही और कितने ऑब्जेक्ट आएंगे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्या होगा या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, 26 में हम 2 + 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट है 35 में 3 और 5 को ऐड किया जाएगा तो आएगा 8, तो 35 भी एक ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट 44, 4 + 4 को ऐड किया जाएगा तो भी 8 आएगा, तो 44 भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 53 में 5 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो हमारा 53 भी एक आंसर होगा। नेक्स्ट कुछ हो सकता है, वो होगा 62। अब ये 62 मिल कहाँ से रहा है, 26 के ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा, 26 62 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये जो 53 मिला था वो 35 के डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे मिला था। तो 62 इक्वल टू 6 + 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, तो 62 भी हमारा एक एलिमेंट होगा। और क्या होगा, 17 के डिजिट्स को अगर रिप्लेस करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे तो 71 मिलेगा, और 71 में 7 + 1 को ऐड किया जाएगा तो 8 मिलेगा, तो 71 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। फाइनली 80 में अगर 8 + 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा, तो 80 भी हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट होगा किसका, इस सेट सी का, जो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर और सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा सी इक्वल्स टू 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और लास्ट में होगा 80। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में आपको। चलिए, d इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब आपको प्राइम नंबर लिखना है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें, नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ द नंबर। तो आपको प्राइम नंबर लिखना है, और वो प्राइम नंबर लिखना है जो क्या कर रहा हो, 60 का डिवाइजर भी हो, मतलब 60 को डिवाइज भी करता हो। तो देखिए क्या क्या नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर पहले लिख लेते हैं 3 4, तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो अब इसमें से ढूंढिए कि 60 का डिवाइजर है कौन। तो 60 का डिवाइजर है 2 एंड 3, मतलब ये 2 एंड 3 ही क्या करेगा, 2, 3 और 5 ही इस 60 को डिवाइड करेगा, और कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 60 को डिवाइड करता हो। तो जो कलेक्शन बना वो क्या बना, 2, 3, 5, इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, सेट का नाम रखेंगे, और ये कैस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उनका एक सेट बनाना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं। तो ई इक्वल्स टू सेट, इसमें जो पहला लेटर है वो है टी, ठीक है, फिर कॉमा, दूसरा लेटर है आर, फिर तीसरा लेटर है आई, फिर चौथा लेटर है जी, फिर है ओ, फिर है एन। अब यहाँ पे ओ 2 बार रिपीट हुआ है तो हम एक ही बार लिखेंगे, एक को नहीं लिखेंगे, ठीक। उसके बाद है एम, फिर है ई,
फिर है टी। अब यहाँ पे टी भी रिपीट हो रहा है जो कि हमने पहले लिख लिया, तो इसको भी रिपीट नहीं करेंगे। सिमिलरली आर भी रिपीट हो रहा है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। एंड फाइनली क्या लिखेंगे, वाई। ठीक, तो ये जो कलेक्शन हुआ वही क्या है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, पहले क्या था, सिंपली वर्ड्स में लिखा हुआ था, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ था, जिसको हमने क्या कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी थी ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब हम ये जो कलेक्शन आया हुआ है हम उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो पहले आई लिख सकते हैं, बाद में टी लिख सकते हैं, पहले ओ लिख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, सॉरी लेटर्स यूज हो रहे हैं, तो बी ई टी टी ई आर। ठीक, तो जो पहला लेटर है वो है बी, दूसरा लेटर है ई, तीसरा लेटर है टी, चौथा लेटर भी टी है। इसको रिपीट नहीं करेंगे इसलिए इसको मैं कट कर रहा हूँ। ई पहले ही लिखा जा चुका है इसलिए इसको भी मैं कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आर फाइनल आर। तो नंबर लेटर कौन कौन सा बना, एफ इक्वल्स टू बी ई टी ई, सॉरी ई नहीं, ई पहले ही लिखा जा चुका है, लास्ट में क्या हो जाएगा, आर। दिस विल बी द आंसर। बी ई टी आर इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ वर्ड बेटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैंने आपको पहली और दूसरी वीडियो में बताया था कि कैसे रोस्टर फॉर्म से वापस कन्वर्ट कर देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। करेंगे क्या, पहले तो एक किसी भी लेटर से डिनोट कर देंगे उस सेट को, ए हो गया सेट। अब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लेटर मान लेता हूँ एक्स। ठीक, फिर कॉलन का साइन लगाते हैं। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी, पैटर्न को पहचान के इनकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्या है, ये 3 का टेबल है। ठीक है, 3 का टेबल है या फिर मल्टीपल ऑफ 3 है। तो जब मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसको कैसे लिखेंगे, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, और कहाँ तक है, लेस देन 12 है तो आप लिख सकते हैं लेस देन 12। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। तो एक आंसर तो ये हो गया, बट ये क्या है, बस स्टेटमेंट की फॉर्म में है। बट मैथमेटिशियन या फिर मैथमेटिक्स जो टीचर्स होते हैं वो चाहते हैं कि आप इसको मैथमेटिकली लिखें। ये क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसे स्टेटमेंट लिख दिया गया। ठीक, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो करते हैं इसको मैथमेटिकली। देखिए ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसी को कन्वर्ट कर देना है किसमें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो वो होगा कैसे, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। ए इक्वल्स टू, फिर से वही, इसकी इन लेटर्स को, इन नंबर्स को क्या करेंगे, स्पेसिफिक लेटर से डिनोट करेंगे, और कॉलन या फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं सच दैट, और उसके बाद से इस एलिमेंट, इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो मैंने बता दिया था कि ये है क्या, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो x इक्वल्स टू 3n लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 4 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। ठीक, और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो वैल्यू लेनी है वो 4 तक या फिर 4 से छोटी ही लेनी है। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो क्या हो, 4 हो या फिर 4 से छोटा हो। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया गया है, n इज लेस देन इक्वल्स टू 4 लिया गया है। आई होप समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर वापस से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें है 2 4 8 16 32।
पैटर्न पहचानना है आपको। अगर आप पैटर्न पहचान पा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, पहले तो ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बी से, उसके बाद से इन एलिमेंट्स को एक लेटर एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फिर आप चाहें तो कॉलन या फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसको सच दैट बोला जाएगा। उसके बाद से इसके पैटर्न को पहचान के उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखना है। तो वो प्रॉपर्टी होगा क्या, x इक्वल्स टू क्या आ सकता है, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये क्या है, 2 पावर n है, ठीक है, 2 पावर n का मतलब, और यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक जाएगा, तो n जाएगा आपका लेस देन 6 मतलब 5 तक। कैसे, अब चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो अगर आप 2 पावर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 पावर 1 होगा कितना, 2 होगा, पहला एलिमेंट है, मिल गया, ठीक है। n की वैल्यू आप 2 लेंगे तो मिलेगा 2 पावर 2 यानी कि 4, दूसरा एलिमेंट मिल गया। ऐसे ही n की वैल्यू आप 3 लेंगे तो मिलेगा 2 पावर 3, इसका मतलब 8, तीसरा एलिमेंट मिल गया। और ऐसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, n की वैल्यू 4 लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी क्या, 2 पावर 4 मतलब 16, और ऐसे सिमिलरली 32 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है और लेस देन 6 का मतलब आपको बस 5 तक ही जाना है, 6 तक नहीं जाना, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। आप चाहें तो ऐसे सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आंसर इज राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी सेम है। इसमें करना क्या है, ये है c इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 5 पावर n, n बिलोंग्स टू, n क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, और कहाँ तक हो सकता है, तो आप देख सकते हैं 5 पावर 4। तो 5 पावर 4 का मतलब क्या हो सकता है, देख लेते हैं अभी। तो n की जो वैल्यू है वो क्या होगा, 5 या फिर उससे छोटी हो सकती है, अभी चेक कर लेते हैं 5 होगा कि नहीं होगा। तो अगर n की वैल्यू 1 ली जाएगी तो x इक्वल टू 5 पावर 1 होगा, आंसर आएगा 5 जो कि हमारा पहला एलिमेंट है। अगर n की वैल्यू 2 ली जाएगी तो होगा x इक्वल टू 5 पावर 2, इसका मतलब 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट सेम है। n इक्वल टू 3 होगा तो फिर आंसर आएगा x इक्वल टू 5 क्यूब, और यहाँ पे आंसर आएगा 125, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू बदलेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो n की वैल्यू 4 की जाएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 पावर 4, और 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है, 625। तो ये चारों के चारों एलिमेंट मिल गए, इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट या फिर रूल लिखा हुआ है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक। और n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 5 से कम तक लेनी है। तो क्या होगा, 5 से कम तक के नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो होते हैं 1 2 3 एंड 4, ये तो होते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6, क्लियरली दिख रहा होगा ये है क्या, इवन नंबर है। तो इवन नंबर को लिखेंगे कैसे, या फिर ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, a इक्वल टू x such that x is an even natural नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर दूसरा इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x equals to 2n, n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। मैथमेटिकली ये हो गया और स्टेटमेंट के फॉर्म में ये हो गया, तो ज़्यादा इफेक्टिव ये क्वेश्चन होता है, ये आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए अब n की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 1 जा 2, पहला एलिमेंट मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो लेना है, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 होता है एंड सो ऑन होता है। तो n की वैल्यू बदलते जाएंगे 1 2 3 4, तो आपको मिलता जाएगा 2 4 6 8 10 12 ऐसे मिलता जाएगा। मतलब आपका ये जो स्टेटमेंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन है 149 अप टू 100। अब इसमें है क्या, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें है क्या, देखिए पहले तो सेट का नाम लिख देते हैं, ए ही रख देते हैं, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, अब एक्स है क्या, एक्स देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और ऐसे ही कहाँ तक 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 तक, 100 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो वो आ सकता है x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे n है क्या, n है नेचुरल नंबर, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि n को कहाँ पे स्टॉप करना है आपको, तो n इज लेस देन 11, यहाँ पे स्टॉप कर देना, मतलब जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11 से छोटी होगी, मतलब कहाँ तक होगी, 10 तक होगी। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आप चाहें तो ऐसे करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनको लिस्ट के फॉर्म में लिखना है। सिंपल सी बात है, इसको टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रोस्टर फॉर्म से वापस जा रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म में, अब सेट बिल्डर फॉर्म से वापस आएंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर मेथड में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, पता ही होगा आपको, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 क्यों लगाया जा रहा है, एंड सो ऑन क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की गई है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कहीं पे जाके रोक देना है नेचुरल नंबर को, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे डॉट 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 से बढ़ा दे रहे हैं कि आगे और भी ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ और नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, तो कहाँ तक लिखेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप 3 डॉट या 4 डॉट लगा देंगे तो वो क्या दिखा देता है, इनफाइनाइट। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है और इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। वो है क्या, यहाँ बीच में कोई सिंबल आ गया, ठीक है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, ये माइनस यहाँ ना होके यहाँ लगा देता हूँ 12 के पहले। तो अब क्या क्वेश्चन बन गया, -12 इज लेस देन 92, मतलब x इज लाइज बिटवीन -12 एंड 92। 92 और -12 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होते हैं बस उनको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए b इक्वल्स टू -12 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। ठीक, तो कहाँ से लिखेंगे, तो लिखना स्टार्ट करेंगे हम -11 -10 -9 डॉट 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 फिर 0, ठीक है, उसके बाद से फिर 1 2 फिर डॉट 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 कहाँ तक, 91 तक। 91 तक क्यों, क्योंकि 92 लिखना ही नहीं है हमको, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता तभी लिख सकते थे, अदरवाइज नहीं लिख सकते थे। तो हम ये रहा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यहाँ पे माइनस साइन लग गया था जिसको मैंने क्या कर दिया, आगे -12 के आगे कर दिया, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में रीअरेंज हो गया। ठीक है, चलिए c इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक, c इक्वल्स टू एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। आपको इंटीजर लिखना है जो क्या कर रहा हो, इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक, तो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो आएगा कितना, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है कि नहीं है, मतलब 4 से छोटा है कि नहीं है, मतलब क्या होगा, 0 एक आंसर होगा। सेट में हमारे एक एलिमेंट 0 भी आएगा। x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं और साथ में, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और 1 क्या होता है, 4 से लेस देन होता है, मतलब 1 भी क्या होगा, एक एलिमेंट होगा हमारा। ऐसे ही हम करेंगे तो x की वैल्यू -1,
तो यहाँ से आएगा -1 स्क्वायर, और वो भी क्या आता है, 1 आता है। और सिमिलरली इसकी भी वैल्यू क्या है, 4 से लेस है, इसका मतलब -1 भी हमारा एक एलिमेंट होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें x की वैल्यू +2 की और साथ में -2 की, तो इससे क्या आएगा, +2 और -2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 ही होता है, जो क्या है 4 के इक्वल है। तो x इक्वल टू +2 और -2 भी हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। तो दिस विल बी ऑल्सो ट्रू। तो कलेक्शन क्या बना, या फिर इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, c इक्वल टू 0 1 -1 2 -2, और कोई भी एलिमेंट रखेंगे तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस वजह से वो आंसर नहीं होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 3 रख के। तो 3 स्क्वायर होगा कितना, x की वैल्यू जब 3 लेंगे तो होगा x स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और 9 क्या होता है, 4 से छोटा नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, इस डेफिनेशन को ब्रेक कर दे रहा है, तो दिस विल बी नॉट द आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है D इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। अब आपको लॉयल वर्ड का सेट बनाना है, तो सेट बनाते हैं। करना क्या है, D इक्वल टू LOYA, वो जो आखिरी वाला L है वो रिपीट हो रहा है, तो उसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे, तो जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, LOYA बनेगा। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इधर उधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो आपको सारे मंथ का नाम पता होना चाहिए, तो पहले मैं सारे मंथ का नाम लिख लेता हूँ। जो सारे मंथ का नाम होता है वो क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपके 12 मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 मंथ हो गए। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा 31 डेज का होता है। तो 31 डेज का होता है जनवरी, फिर मार्च, फिर होता है मई, फिर होता है जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर एंड फिर दिसंबर। तो ये तो हो गया आपके कौन से 31 डेज वाले। तो आपको लिखना क्या है, जो 31 डेज की नहीं है, तो नहीं है तो कौन कौन से नहीं है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, फरवरी, अप्रैल, फिर जून, सितंबर एंड फाइनली नवंबर। तो दिस कलेक्शन इज ए सेट, ठीक है, दिस कलेक्शन इज ए सेट और दिस कलेक्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कुछ समझ ना आया हो, कुछ डाउट हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ एडवाइस करना चाहते हो तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो पे नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।